सो हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है यूरोपीय कंपनियों का आगमन पार्ट 2। इसके पहले हमने देखा था पार्ट 1। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए ज़रूर, क्योंकि पार्ट 1 देखेंगे तभी आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। ठीक है, तो पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था पुर्तगालियों के बारे में और अंग्रेज़ों के बारे में। जो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहाँ पे हमने नोट्स किया और डिस्कस किया। ठीक है, तो आज की वीडियो में जानेंगे अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बारे में। जिस तरह से डच और अंग्रेज़ों के बीच एक युद्ध हुआ, लास्ट में एक युद्ध होता है। ठीक है, संघर्ष चलता है, युद्ध होता है, जिसे बेदरा युद्ध के नाम से जानते हैं। और बेदरा युद्ध में जब डच पराजित हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी शक्ति भारत में कमज़ोर पड़ जाती है, जिससे वे भारत से चले जाते हैं। ठीक है, उस समय फिर शासन चलता है अंग्रेज़ों का। उसके बाद आते हैं फ्रांसीसी। तो इसे ही हम आज इसी वीडियो में हम फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बारे में जानेंगे, किस तरह से उन दोनों के बीच संघर्ष होता है और युद्ध होता है, जिसे कर्नाटक युद्ध का नाम दे दिया जाता है। और 3 युद्ध होते हैं उसमें, प्रथम द्वितीय तृतीय युद्ध होते हैं। ठीक है, लगा कंटिन्यू 3 युद्ध होते हैं। और इसके बाद फिर फ्रांसीसियों की धीरे धीरे फ्रांसीसी पराजित होते हैं और धीरे धीरे उनकी शक्ति समाप्त हो जाती है, जिससे भारत का ही राज और शासन चलता है भारत में। ठीक है, तो भारत में ही सबसे लंबे समय तक जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सबसे लंबे समय तक भारत में ही वही रुकी। ठीक है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बारे में। सबसे पहले हम यहाँ पे एक मैप बनाते हैं, तो मैप के अकॉर्डिंग हम समझेंगे अंग्रेज़ कब आए और अंग्रेज़ ने किन किन कंपनियों की यहाँ पे स्थापना की। ठीक है, किस किस क्षेत्र में की, तो मैप के अकॉर्डिंग बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक मैप बनाते हैं। सो ये रहा मैप, तो इसी के अकॉर्डिंग हम जानेंगे अंग्रेज़ों के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं अंग्रेज़ के बारे में। अंग्रेज, ठीक है, अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। ठीक है, 1600 ईस्वी में आए। कब आए? 1600 ईस्वी में आए। किसके पश्चात आए? डचों के पश्चात अंग्रेज 1600 ईस्वी में आए। और अंग्रेज़ों की पहली यात्रा जो शुरू होती है, कब शुरू होती है? मतलब कि पहली यात्रा शुरू होती है सुमात्रा से। सुमात्रा से होते हुए जावा जाते हैं, जावा से मलक्का तक इनकी यात्रा चलती है। फिर उसके बाद भारत आते हैं। ये भारत में आने का इनका एक ही रीज़न था, क्या था? मसालों पर व्यापार करना, यानी कि मसाला व्यापार पर नियंत्रण करना इनका मूल उद्देश्य था। ठीक है, इसीलिए अंग्रेज़ भारत में आते हैं। और बात करें अगर हम 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी की, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में महारानी एलिजाबेथ, यानी कि अंग्रेज़ों की महारानी एलिजाबेथ, जो कि इंग्लैंड के रहने वाली थी, उन्होंने एक आदेश पत्र जारी किया। ठीक है, एक आदेश पत्र के अनुसार उन्होंने जारी किया कि पूर्वी क्षेत्रों में भारत अब अपना व्यापार कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे? पूर्वी क्षेत्रों में। पूर्वी क्षेत्रों में महारानी एलिजाबेथ ठीक है, महारानी एलिजाबेथ ने एक आदेश पत्र जारी किया। आदेश पत्र में
पूर्वी क्षेत्रों पर व्यापार करने के लिए इनको पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने के लिए इनको अनुमति थी। पूर्वी क्षेत्र यानी कि भारत का क्षेत्र, ठीक है, ये भारत का क्षेत्र। जब इन्होंने पूर्वी क्षेत्र में और कितने समय के लिए दिया, 15 वर्षों के लिए। यानी कि ऐसा नहीं था कि भारत पहले कभी व्यापार करने नहीं आए, भारत में अंग्रेज कभी व्यापार करने नहीं आए। तो पहले आते थे ये व्यापार करने, लेकिन कुछ टाइम के लिए ही आते थे, थोड़े ही समय के लिए। तो इन्होंने लंबे टाइम के लिए अनुमति दी, तो अनुमति मांगी। तो जिस तरह से महारानी एलिजाबेथ ने इनको एक आदेश पत्र के अनुसार ये अनुमति प्रदान की, वो भी 15 वर्षों के लिए, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 15 वर्षों के लिए। तो जिस समय ये भारत में व्यापार करने आए, उस समय भारत में क्या स्थिति थी, उस समय किसका वंश चल रहा था और वहाँ के शासक कौन थे? तो इस समय यहाँ पे मुग़ल काल वंश चल रहा था, ठीक है, मुग़ल वंश का शासनकाल चल रहा था। और यहाँ के शासक थे, तो यहाँ के शासक थे अकबर, ठीक है, अकबर का ही शासनकाल इससे यहाँ पे चल रहा था। और तो जब पूर्वी क्षेत्र में व्यापार करने आए, उस समय इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो नाम है, उस समय ईस्ट अंग्रेज़ों की कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं पड़ा था, तो वैसे ही व्यापार करने आए थे ये। ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पड़ता है 1837 एक्ट के तहत पड़ता है, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम। फिर उसके बाद, इन सब के बाद ही 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। कितने में? 1603 ईस्वी में एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है। एलिजाबेथ की मृत्यु हो जाती है, तो इनके स्थान पे कौन आता है? इनके स्थान पे जेम्स प्रथम को शासक बना दिया जाता है, ठीक है। किसे बनाया जाता है? तो जेम्स प्रथम को, इनके स्थान पे आते हैं जेम्स प्रथम। जब इनकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ का शासक इनके स्थान पर जेम्स प्रथम को बनाया जाता है। जेम्स प्रथम को बनाया गया। तो जेम्स प्रथम ने क्या किया? जेम्स प्रथम ने यानी कि इस कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने का टारगेट उन्होंने रखा। तो उन्होंने क्या किया? भारत में अपना एक राजदूत भेजा, ठीक है। वो पूरी तरह से जेम्स प्रथम, एलिजाबाथ के बाद जब शासक बने जेम्स प्रथम, तो पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए वो लग गए। तो यानी कि भारत में उन्होंने अपना एक दूत भेजा। किसे दूत भेजा? तो कैप्टन हॉकिंस को, जिसका नाम काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो कैप्टन हॉकिंस को इन्होंने भेजा भारत में अपना दूत बनाकर। किस लिए? तो कंपनी से संबंधित बातचीत करने के लिए, यानी इन्होंने कुछ प्रस्ताव भेजा जिससे वहाँ पे आज्ञा मिल सके, ठीक है। तो इन्होंने किसको भेजा? ये इन्होंने भेजा कैप्टन हॉकिंस को, कैप्टन हॉकिंस, ठीक है। कैप्टन हॉकिंस को भेजा किसका फरमान लेकर? अकबर का फरमान लेकर, ठीक है। अकबर का फरमान लेकर। तो अकबर का फरमान लेकर कैप्टन हॉकिंस को भारत भेजा। इससे क्वेश्चन भी बनते हैं कि कैप्टन हॉकिंस को किसने भेजा और कैप्टन हॉकिंस किसका फरमान लेकर आया था। तो कैप्टन हॉकिंस को जेम्स प्रथम ने भेजा भारत का दूत बनाकर, ठीक है, दूत बनाकर भारत में भेजा इनको। और किसके लिए फरमान लेकर गए थे? तो अकबर के लिए लेके गए थे। लेकिन एक यहाँ पे बात होती है, जो कि अकबर के लिए फरमान लेके जाते हैं। कब लेके जाते हैं? ये 1608 ईस्वी में, ठीक है, 1608 ईस्वी में लेके जाती हैं, ठीक। कब लेके गए? 1608 ईस्वी में। लेकिन यहाँ पे अकबर की मृत्यु हो जाती है 1505 ईस्वी में ही, ठीक है। यहाँ पे मृत्यु इनकी 1505 ईस्वी में ही हो जाती है। उसके बाद इनके स्थान पर जहांगीर यहाँ का शासक रहे हुए, ठीक है। जहांगीर यहाँ का शासनकाल कौन संभाल रहा था? जहांगीर संभाल रहे थे। लेकिन कैप्टन हॉकिंस को नहीं पता था। तो ये 1608 ईस्वी में किसके लिए फरमान लेके जाते हैं? अकबर के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद जो भी होता है कंपनी के बारे में ये लोग बातचीत करते हैं। तो अकबर तो वहाँ पे मिलते नहीं हैं, जहांगीर मिलते हैं, ठीक है, जहांगीर से बात करते हैं। फिर इसके बाद इनके बाद जाते हैं
सर थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। थॉमस रो, थॉमस रो किसके लिए फरमान लेके जाते हैं? ये लेके जाते हैं जहांगीर के लिए, ठीक है। थॉमस रो जहांगीर के लिए लेके जाते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं इनका फरमान लेके, ठीक है। कब ये जाते हैं? ये जाते हैं 1615 ईस्वी में। कब जाते हैं? 1615 ईस्वी में जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ से। जेम्स प्रथम को मतलब कि एलिजाबेथ के स्थान पर जेम्स प्रथम को बनाया गया। उसके बाद जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को किसका फरमान लेकर भेजा था? अकबर का फरमान लेकर। कब भेजा? 1608 ईस्वी में भेजा। उसके बाद थॉमस रो किसके लिए लेके गए? तो जहांगीर के शासनकाल में गए। कब गए? 1615 ईस्वी में गए ये, 1615 ईस्वी में गए ये। और उसके बाद क्या करने गए थे ये? तो ये गए थे कंपनी से संबंधित बातचीत करने, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट रहे। फिर उसके बाद जब ये थॉमस रो जहांगीर से बातचीत करने जाते हैं तो उसी समय जहांगीर क्या करते हैं? जहांगीर एक आदेश जारी करते हैं कि अब 1608 ईस्वी में एक फैक्ट्री बनाई जाएगी, सूरत में एक फैक्ट्री की स्थापना की जाए, ठीक है। जो कि यहाँ पे है सूरत, यहाँ पे सूरत, ठीक है, मैप में। यहाँ पे सूरत में 1608 ईस्वी में इन्होंने आदेश दिया, 1608 ईस्वी में इन्होंने आदेश दिया कि एक फैक्ट्री बनाई जाए। लेकिन क्या होता है कि इसके पहले ही 1608 से पहले ही एक फैक्ट्री बनकर तैयार हो गई थी, ठीक है, जो कि 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में बनी थी। तो मसूलीपट्टनम कहाँ है? मसूलीपट्टनम यहाँ पे स्थित था। मसूलीपट्टनम को मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, तो दोनों नाम एक ही हैं। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी में, ठीक है, 1611 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। तो जो मतलब कि जो सूरत में 1608 ईस्वी में डिले हुई थी, वही 1613 ईस्वी में यहाँ पे बनकर तैयार हो जाती है, ठीक है। वही यहाँ पे 1613 ईस्वी में बनती है, बाद में 1613 ईस्वी में यहाँ पे बनकर तैयार होती है, ओके। तो उसके बाद आते हैं, फिर उसके बाद 1632 ईस्वी में, 1632 ईस्वी में यहाँ पे यानी कि गोलकुंडा जो कि यहाँ पे है गोलकुंडा जिसे फ्रांसीसियों का मुख्यालय भी कहा जाता है, ठीक है। गोलकुंडा में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा में एक आदेश जारी किया जाता है, यानी कि जो कि गोलकुंडा कहाँ पे है? तो गोलकुंडा है साउथ में, ठीक है, साउथ में गोलकुंडा। उसके बाद गोलकुंडा में एक फरमान जारी किया जाता है, एक सुनहरा फरमान, जिसके सुनहरा फरमान के नाम से जानते हैं, यानी कि ब्रिटेन को फ्री में व्यापार करने के लिए एक आदेश जारी किया जाता है। इसी को हुए सुनहरा फरमान के नाम से जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, सुनहरा फरमान किसके लिए जारी किया गया? तो ब्रिटेन के लिए जारी किया, ब्रिटेन कंपनियों के लिए जारी किया गया। उसके बाद कहाँ पे जारी किया गया? तो गोलकुंडा में। किस सन में? 1632 ईस्वी में। तो गोलकुंडा कहाँ पे है? साउथ में, ठीक है। इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे। तो सुनहरा फरमान, ठीक है, सुनहरा फरमान को जिससे अवसर कहा जाता था, ठीक है, सुनहरा फरमान जिसे अवसर के नाम से जाना जाता है, फरमान, ठीक है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए, अगर नोट करना चाहें तो आप लोग नोट कर लीजिए। इसके बाद हम इरेज करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो और भी पॉइंट जानेंगे। फिर इसके बाद क्या होता है? इसके बाद 1717 ईस्वी में क्या होता है? 1717 ईस्वी में वहाँ की मुग़ल वंश की, यानी कि मुग़ल शासकों की नीति क्या होती है? कमज़ोर पड़ जाती है। यहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे कि यहाँ पे इनकी नीति कमज़ोर हो जाती है। और उस समय यहाँ के फिर शासक बनते हैं फर्रुखशियर, ठीक है। 1717 ईस्वी में 1717 ईस्वी में मुग़ल वंश की
और मुग़ल वंश की नीति क्यों कमज़ोर पड़ जाती है? क्योंकि अकबर का शासक, अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जहांगीर भी नहीं रहते हैं, तो वहाँ के शासक फर्रुखसियर को बनाया जाता है मुग़ल वंश की। तो शासक यहाँ पे थे फर्रुखसियर, ठीक है, फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर के को फरमान कौन लेके जाता है? तो फर्रुखसियर को सर जॉनसन लेके जाते हैं, सर जॉनसन। इसके पहले जो मैंने इरेज किया वहाँ पे मैंने थॉमस लिखा है, तो वहाँ पे सर टॉमस लिखना था, सॉरी मिस्टेक हो गई, तो मैंने सर थॉमस लिख दिया है, वहाँ पे सर टॉमस होना चाहिए था। तो सर जॉनसन लेके जाते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं, और जो भी अपनी कंपनियों से संबंधित बातचीत होती है ये वहाँ पे करते हैं, ठीक। फिर उसके बाद 1600, इसको एरेज कर देते हैं पहले। इसके बाद हम बात करते हैं 1667 ईस्वी की, ठीक है। तो क्या होता है 1667 ईस्वी में, 1667 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा यानी कि ब्रिटेन के राजकुमार कौन? चार्ल्स द्वितीय, चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी, पुर्तगाल की राजकुमारी। तो पुर्तगाल की राजकुमारी कौन थी? तो पुर्तगाल की राजकुमारी थी कैथरीन थी। और इन दोनों का क्या होता है? इन दोनों का विवाह हो जाता है, ठीक है। ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय और पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन, इन दोनों का विवाह कब होता है? इन दोनों का विवाह 1661 ईस्वी में हो जाता है, ठीक है। 1600, यहाँ पे 1667 नहीं रहेगा, 1661 ईस्वी रहेगा, ठीक है। 1661 ईस्वी में यहाँ पे इनका विवाह हो जाता है, जिससे पुर्तगालियों की तरफ से चार्ल्स द्वितीय को दहेज में क्या मिलता है? तो चार्ल्स द्वितीय को दहेज में बम्बई प्रदान किया जाता है, ठीक है। यहाँ से दहेज में इनको मिलता है बम्बई, दहेज में क्या मिलता है? बम्बई मिलता है, बम्बई राज्य दहेज में दिया जाता है। और बम्बई राज्य को चार्ल्स द्वितीय क्या करते हैं? चार्ल्स द्वितीय इनको दे देते हैं, एक कंपनी को दे देते हैं, ठीक है, एक कंपनी को दे देते हैं, जिससे क्या हो सके? तो चार्ल्स द्वितीय जब बम्बई राज्य को दहेज में पाते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक कंपनी को दे देते हैं इसको, जिससे उनका व्यापार आगे बढ़ सके, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ समय बाद ये क्या करते हैं कि बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर इनको दे देते हैं, ठीक है। बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, 10 पाउंड के किराए पर बम्बई को 10 पाउंड के किराए पर दे देते हैं, ठीक है। इस तरह से चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का विवाह हुआ 1661 ईस्वी में। तो दहेज में इनको क्या मिला? दहेज में इनको बम्बई मिला, ठीक है। दहेज में क्या मिला इनको? बम्बई मिला। और इन्होंने बम्बई को एक कंपनी को दे दी थी, जिससे कुछ समय बाद इन्होंने बम्बई में 10 पाउंड लेकर इन्होंने किराए पर दे दिया, ठीक है। तो इसको इरेज कर देते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है? इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले जानेंगे कि कौन कौन से शासनकाल में हमने बात किया। जैसे कि अकबर की बात की, किन किन मुग़ल वंशों के बारे में बात की। तो मुग़ल वंश अकबर का हो गया, ठीक है, अकबर। फिर जहांगीर की बाद फर्रुखसियर,
फर्रुखसियर, ठीक है। फर्रुखसियर के बाद तो इसमें कौन कौन से आए, तो अकबर के शासनकाल में कौन आए, कैप्टन हॉकिंस आए, कैप्टन हॉकिंस आए। एक बार हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। कैप्टन हॉकिंस कब आए, 1608 ईस्वी में आए, ठीक है। फिर जहांगीर के दरबार में कौन आए, तो जहांगीर के दरबार में आए सर टॉमस रो, सर टॉमस रो कब आए, तो ये आए 1615 ईस्वी में। फिर उसके बाद फर्रुखसियर के शासनकाल में कौन आए, तो फर्रुखसियर में जॉन सन आए, कौन आए, जॉन शरमन आए, जॉन शरमन आए, ठीक है। तो इन तीनों के मुगल वंश शासनकाल के बाद आते हैं औरंगजेब, कौन, फिर इसके बाद आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब, तो औरंगजेब के शासनकाल में क्या होता है, औरंगजेब के शासनकाल में ब्रिटेन की यानी कि अंग्रेज़ों ने, जो कि ब्रिटेन के अंग्रेज़ थे, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हुगली क्षेत्र यानी कि हुगली नदी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लगे, वहाँ पे अपना प्रभाव जमाने लगे ये लोग। और उसके बाद जो हुगली क्षेत्र के हवाई अड्डे थे वहाँ पे भी इन्होंने अपना कब्जा शुरू कर दिया था, जिससे वहाँ पूरे एरिए पर नियंत्रण कर लिया था, वहाँ के लोगों को यानी कि भारत के ही लोगों को हुगली से निकाल दिया था। तो उस समय तो जब इनको औरंगज़ेब को पता चला तो ये काफ़ी दुखी हुए और इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि अब मतलब अंग्रेज़ों को तो भगाना ही पड़ेगा, तो इन्होंने निर्णय लिया कि अब अंग्रेज़ों के साथ एक युद्ध किया जाएगा। तो इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध करने का निर्णय लिया। उसके बाद ये हुगली से अंग्रेज़ों को वहाँ से हटा देते हैं और उसके बाद ये फरमान जारी कर देते हैं कि अब अंग्रेज़ भारत में नहीं रहेंगे। समय उसके बाद आते हैं सर जॉन चाइल्ड, ठीक है। सर जॉन चाइल्ड क्या करने आते हैं, तो सर जॉन चाइल्ड इनको समझाने आते हैं औरंगज़ेब को, एक संधि यानी कि समझौता करने आते हैं, जिसे पहले संधि कहा जाता था कि ठीक है कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया है। तो इस तरह से जो भी ये लोग समझौता किए, उसके बाद क्या हुआ कि औरंगज़ेब ने अनुमति दे दी कि भारत चलो ठीक है, भारत अब यहीं रहेंगे। तो ठीक है, सबसे पहले जानेंगे तो औरंगज़ेब के समय में हुगली क्षेत्र कहाँ पे है, मैप के अकॉर्डिंग जानेंगे तो हुगली यहाँ पे था, कहाँ पे, हुगली यहाँ पे स्थित था। हुगली, और हुगली से संबंधित ही क्या था, एक माही था, ठीक है, माही नहीं, ठीक है। हुगली क्षेत्र में इन्होंने क्या किया, हुगली क्षेत्र में इन्होंने अपना क्या कहते हैं, नदी क्षेत्र पर अपना फरमान स्थापित करने लगे ये। फिर उसके बाद यहाँ से इनको भगाया गया, तो यहाँ से इनको औरंगज़ेब ने यानी कि भगा दिया, निकाल दिया इनको। तो फिर उसके बाद ये चले नहीं गए। फिर उसके बाद सर जॉर्मन आते हैं इनकी संधि करने के लिए, संधि करने के लिए सर जॉन चाइल्ड तो संधि करने के लिए सर जॉन चाइल्ड आते हैं और औरंगज़ेब और सर जॉन दोनों की संधि होती है, ठीक है, संधि होती है। और उसके बाद फिर अंग्रेज़ क्या होते हैं, औरंगज़ेब अंग्रेज़ों को अनुमति दे देते हैं, ठीक है, अंग्रेज़ों को भारत में रहने के लिए अनुमति प्रदान की जाती है, ठीक है, की जाती है। थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं कि और कहाँ कहाँ पर इन्होंने कंपनियों की स्थापना की, ठीक है। तो यहाँ पे एक फोर्ट डेविड कंपनी की थी, स्थापना यहाँ पे की थी, ठीक है।
बात करें इसकी सूरत की, जहाँ पे इन्होंने 1613 ईस्वी में स्थापना की थी, तो इसके ऊपर से ही एक जाती है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जाती है और यहाँ से एक रेखा होते हुए ऐसे गोलकोंडा में जाती है। तो गोलकोंडा के पास ही, यानी कि जस्ट नीचे ही यहाँ पे एक कृष्णा नदी बहती थी। कृष्णा नदी बहती है। ठीक है, गोलकोंडा। और गोलकोंडा में ये क्या कहते हैं, जो ब्रिटेन यहाँ पे जब इनको फ्री व्यापार करने के लिए मिलता है तो ये गोलकोंडा में अपने वस्त्रों का, यानी कि वस्त्रों की फैक्ट्री स्थापित करते हैं। ठीक है, गोलकोंडा में जब इन्हें फ्री व्यापार करने के लिए मिलता है तो ये वस्त्रों की यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करते हैं। फिर इनका बम्बई में भी फैक्ट्री स्थापित हुई। ठीक है, बम्बई में भी इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की। फिर उसके बाद यहाँ पे गोवा में भी, यहाँ पे नहीं, तो यहाँ पे गोवा में भी इन्होंने कंपनी स्थापित की। फिर उसके बाद इन्होंने एक कंपनी छोटी सी कन्नौर में भी स्थापित की थी, कन्नौर में भी स्थापित की। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे पटना में भी इनका कुछ ना कुछ, कोई ना कोई कार्य चला। ठीक है, पटना में भी चला। फिर उसके बाद यहाँ पे कासिम बाज़ार में भी इन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, कासिम बाज़ार में। ठीक है, तो ये रहे अंग्रेज़ों के कुछ इम्पोर्टेंट क्षेत्र जहाँ जहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनियों की स्थापना की। ठीक है, इस तरह से अंग्रेज़ भारत में आए और अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना, ये अपनी कंपनियों की स्थापना करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम जानते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद फ्रांसीसी और अंग्रेज़ का संघर्ष होता है। तो जाइए जानते हैं फ्रांसीसियों के बारे में, और फ्रांसीसी अंग्रेज़ किस तरह से संघर्ष करते हैं और उन दोनों के बीच किस तरह से युद्ध होता है, जिससे फ्रांसीसी पराजित होकर, यानी धीरे धीरे उनकी शक्ति भारत में समाप्त हो जाती है और वो भारत से चले जाते हैं। तो आइए जानते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम जानेंगे फ्रांसीसी के बारे में। तो ये तो पहले ही बताया है हमने कि फ्रांसीसी कब आए भारत में। तो फ्रांसीसी भारत में आए थे 1664 ईस्वी में। ठीक है, 1664 में आए थे। कब आए? 1664 में आए थे। उस समय फ्रांसीसी के मंत्री कौन थे? तो कोलबर्ट थे। कौन थे? कोलबर्ट थे। फ्रांसीसी के मंत्री कौन थे? कोलबर्ट थे। ठीक है, फ्रांसीसी के मंत्री थे कोलबर्ट, और फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में आए। उसी समय 1664 ईस्वी में ही इन्होंने, फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना की। ठीक है, कंपनी की स्थापना कब की? तो कंपनी की स्थापना इन्होंने 1664 में की। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में हम समझेंगे। कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। ठीक है, 1664 में इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना की। तो प्रथम फैक्ट्री इन्होंने कौन सी स्थापित की थी? सूरत में 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, 1668 ईस्वी में कहाँ पे की थी? सूरत में प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की। ठीक है, कहाँ पे की? सूरत में। पहले एक यहाँ पे एक वो बना देते हैं कि जो अंग्रेज का है, अंग्रेज़ों को इससे जानेंगे। ठीक है, जो जो अंग्रेज़ों की कंपनियां हैं इसी चिन्ह से हम जानेंगे। तो ये है अंग्रेज, ये है अंग्रेज की कंपनियां। ठीक है, उसके बाद ये है फ्रांसीसी। की कंपनी। तो इस तरह से यहाँ पे क्या हुआ था? सूरत में भी इन्होंने भी 1668 ईस्वी में इन्होंने अपनी प्रथम फैक्ट्री की स्थापना की थी। ठीक है, किसने की थी? ये रहा प्लस यानी कि इसको जानेंगे फ्रांसीसियों से। ठीक है, फिर उसके बाद 1669 ईस्वी में इन्होंने मसूलीपट्टनम में की। 1669
ईस्वी में 1669 में इन्होंने मछलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, मछलीपट्टनम ने अंग्रेज़ों में भी अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। तो यहाँ पे इन्होंने भी यहाँ पे कौन सी फैक्ट्री स्थापित की थी? 1669 ईस्वी में मछलीपट्टनम में। ठीक है, फ्रांसीसियों की फैक्ट्री स्थापित की गई। ओके, फिर उसके बाद इन्होंने 1673 में पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। ठीक है, 1673 ईस्वी में ही इन्होंने पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया। पांडिचेरी से इन्होंने पांडिचेरी को अपना कार्यालय बनाया। ठीक है, पांडिचेरी कहाँ पे है? तो पांडिचेरी ये यहाँ पे है, पांडिचेरी जो कि फ्रांसीसियों का एक कार्यालय था। ठीक है, ये फ्रांस का कार्यालय। तो ये पांडिचेरी जो कि फ्रांस का एक कार्यालय था। तो 1673 ईस्वी में इन्होंने पांडिचेरी पर अपना अधिकार किया। ठीक है, 1673 ईस्वी में। फिर उसके बाद 1674 ईस्वी में एक जगह आती है चंद्रनगर। एक जगह का नाम है चंद्रनगर, जहाँ पर इन्होंने अपनी कंपनियाँ स्थापित की। तो मैप के देखेंगे चंद्रनगर कहाँ पे है? तो चंद्रनगर ये है यहाँ पे। ठीक है, जस्ट हुगली के नीचे, हुगली क्षेत्र के नीचे है चंद्रनगर। ठीक है, और चंद्रनगर में ही दो आते हैं। चंद्रनगर के ही क्षेत्र में दो आते हैं, दो कंपनियाँ थी। माही, जो कि माही स्थान था, और एक माही और एक कराईकल था। ठीक है, कराईकल। तो माही कहाँ पे थी? माही थी यहाँ पे। ठीक है, माही यहाँ पे थी। और कराईकल कहाँ थी? तो कराईकल थी यहाँ पे, कराईकल क्षेत्र था यहाँ पे। ठीक है, जो किससे जुड़े थे? ये जुड़े थे चंद्रनगर से। ठीक है, तो इन्होंने चंद्रनगर पे भी अपना स्थायित्व जमाया और वहाँ पे इन्होंने अपनी कंपनियों की स्थापना की। और माही में, कराईकल में भी इन्होंने अपनी कंपनियों की स्थापना की। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है कि इनकी कंपनियाँ स्थापित हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य संघर्ष शुरू होता है। तो उन दोनों के मध्य एक युद्ध छिड़ता है। ठीक है, युद्ध छिड़ता है जिसे कर्नाटक युद्ध के नाम से जानते हैं। तो आइए जानते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के मध्य क्या होता है? संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष, जिसे क्या नाम दिया जाता है? युद्ध। संघर्ष, इसे कर्नाटक युद्ध कहा गया। ठीक है, कर्नाटक युद्ध कहा गया। इसमें कितने युद्ध हुए? तो इसमें 3 युद्ध हुए। ठीक है, कितने युद्ध हुए? इसमें 3 युद्ध हुए। प्रथम, द्वितीय एंड तृतीय। ठीक है, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच संघर्ष शुरू होता है। संघर्ष चलते चलते ही इन दोनों के मध्य यानी कि कर्नाटक युद्ध की स्थिति आ जाती है, जिसे कर्नाटक युद्ध कहा गया। और कर्नाटक युद्ध में 3 पार्ट है, जो कि प्रथम युद्ध होता है, फिर द्वितीय युद्ध होता है, फिर तृतीय युद्ध होता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा बहुत कम है, तो यहाँ पे हम समझ नहीं पाएंगे, जिससे हमें मैप को इरेज करना पड़ेगा।
तो आइए जानते हैं चार्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के युद्ध के बारे में, जो कि कर्नाटक प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्धों के बारे में जानते हैं, किस तरह से इन्होंने किस सन में युद्ध किया, ठीक है। तो अब तक हमने जाना अंग्रेज और फ्रांसीसी जो कि भारत में अपनी अपनी कंपनियों की स्थापना की और अपना अपना क्षेत्र उन्होंने, दोनों लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना क्षेत्र मजबूत करने के लिए दोनों ने खूब संघर्ष किया। फिर उसके बाद क्या होता है, अपनी अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए भारत में अपना प्रस्ताव मतलब कि स्थायित्व जमाने के लिए दोनों में संघर्ष चलता है, ठीक है, जो कि कर्नाटक युद्ध होता है, जो कि कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया है। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट बनाया है जिसमें कर्नाटक के तीनों युद्धों के बारे में बताया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया युद्ध, फिर उसके बाद काल यानी कि किस काल में हुए, फिर उसके बाद कारण है यानी कि क्या कारण थे, यानी कि प्रथम युद्ध के क्या कारण थे, द्वितीय युद्ध के क्या कारण थे, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध के क्या कारण थे। फिर उसके बाद संधि यानी कि समापन, इनका मतलब कि युद्ध कैसे बंद हुआ, किस संधि के द्वारा बंद हुआ। फिर उसके बाद विशेषताएं, इन सब की विशेषताएं, विशेष यानी कि। तो आइए जानते हैं इनकी युद्ध के बारे में। तो प्रथम युद्ध होता है, ठीक है, प्रथम युद्ध होता है। कभी भी चार्ट को आप ऐसे न पढ़िए, सीधा आप ऐसे पढ़िए। फिर उसके बाद सबसे पहले प्रथम युद्ध होता है, फिर उसके बाद द्वितीय युद्ध होता है, फिर तृतीय युद्ध होता है, ठीक है। ऐसे क्या होता है, ईजिली चीज़ें याद हो जाती हैं। और फिर उसके बाद काल आता है। तो काल में 1746 से 1748 तक युद्ध चलता है, यानी कि 2 वर्षों तक चलता है। फिर उसके बाद 1749 से द्वितीय युद्ध 1749 से 54 तक चलता है, यानी कि ये 2 वर्षों तक चलता है और ये 5 वर्षों तक चलता है, ठीक है, 5 वर्ष का गैप है। फिर उसके बाद तृतीय युद्ध यानी कि 1756 से 1763 यानी कि 7 वर्षों तक चलता है, ठीक है। तो ये रहे युद्ध और ये रहे काल, ठीक। फिर उसके बाद कारण, तो कारण क्या है, यानी कि फ्रांस और अंग्रेज़ों के बीच युद्ध होने का कारण था तो ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी युद्ध के संबंध में, यानी कि ऑस्ट्रिया कहाँ पे है, तो ऑस्ट्रिया यूरोप में है। और उसी समय यूरोप और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था ऑस्ट्रिया को लेकर, ठीक है, ऑस्ट्रिया को लेकर युद्ध चल रहा था यूरोप और फ्रांस के बीच। तो उसका प्रभाव क्या हुआ, भारत में भी पड़ा, ठीक है, उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा, जिससे भारत में फ्रांस और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध छिड़ा, ठीक है। तो रीजन यही था, ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के संबंध में प्रथम युद्ध हुआ। यहाँ से क्वेश्चन भी बनते हैं कि प्रथम युद्ध किस कारण से हुआ, तो ये ऑस्ट्रिया उत्तराधिकारी के संबंध में प्रथम युद्ध हुआ। फिर आता है द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध हैदराबाद एवं कर्नाटक के उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ। हैदराबाद और कर्नाटक यानी कि भारत में 2 क्षेत्र था, हैदराबाद और कर्नाटक। और फ्रांस जो थे, फ्रांसीसी और अंग्रेज़ दोनों ने अपने अपने हक में करने के लिए, यानी कि अपने अपने हक में इसको करने के लिए हैदराबाद और कर्नाटक को पूरी कोशिश कर रहे थे। तभी इन दोनों के बीच उत्तराधिकारी युद्ध मतलब कि हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर युद्ध शुरू होता है, ठीक है। तो दूसरा रीजन ये रहा हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर। फिर उसके बाद तीसरा रीजन यानी कि तृतीय युद्ध में क्या कारण थे, तो तृतीय युद्ध में कारण थे सप्तवर्षीय युद्ध, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध जो कि यूरोप में चला था, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में चला। फिर उसके बाद बात करते हैं संधि की, यानी कि ये युद्ध स्टार्ट तो हो गए थे, लेकिन इनका समापन कैसे हुआ, यानी कि इनका एंड कैसे हुआ, तो ये सापेल संधि के द्वारा हुआ, ठीक है, सापेल संधि के द्वारा हुआ ये युद्ध का समापन 1748 ईस्वी में। तो यहाँ पे आपको सन नहीं याद करना है, यहाँ पे आपको ये, ठीक है, ये पॉइंट याद करना है। संधि यानी कि किसके द्वारा संधि हुई, तो ये एला शापेल की संधि के द्वारा हुई, क्योंकि सन तो ये जो यहाँ पे काल में सन है वही यहाँ पे भी सन है, ठीक है। तो इसका आरंभ कब हुआ और इसका समापन कब हुआ, तो वही सन रहेगा, ठीक है। फिर द्वितीय युद्ध का समापन कैसे हुआ, तो पांडिचेरी की संधि के अनुसार हुआ, ठीक है, पांडिचेरी की संधि चल रही थी उसी समय, तो इनका युद्ध बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए 1755 में, सॉरी यहाँ पे 1754 रहेगा।
फिर उसके बाद आता है पेरिस की संधि यानी कि तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध का समापन कैसे होता है? पेरिस की संधि के द्वारा, ठीक है। पेरिस संधि के द्वारा तृतीय युद्ध का समापन हो जाता है। फिर उसके बाद जानते हैं विशेषताएं यानी कि इनके विशेष क्या थे। तो डुप्ले, जो कि डुप्ले मॉरिशस फ्रेंच के गवर्नर, मार्सेस फ्रेंच के, डुप्ले ने मार्सेस फ्रेंच के गवर्नर यानी कि फ्रांसिस फ्रेंच के गवर्नर थी ला ब्रूडोने, ठीक है। ला ब्रूडोने को बुलाया जाता है डुप्ले द्वारा मार्सेस फ्रेंच के गवर्नर ला ब्रूडोने को बुलाया जाता है और उनसे बातचीत की जाती है कि किस बारे में बातचीत की जाती है, यानी कि मद्रास को लेने के लिए, ठीक है। तो वो बोलते हैं मद्रास लेने के लिए, तो जिससे उन्हें ये मंजूर नहीं होता है और फिर मद्रास के लिए एक युद्ध होता है दोनों के बीच। उस युद्ध को किस नाम से जानते हैं? सेंट थॉम युद्ध के, ठीक है। सेंट थॉम युद्ध के नाम से जानते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो सेंट थॉम युद्ध यानी कि कर्नाटक के युद्ध के समय, सेंट थॉम युद्ध कर्नाटक के किस युद्ध के समय लड़ा गया था, यानी कि प्रथम द्वितीय किस युद्ध के समय लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था प्रथम युद्ध के समय, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना, प्रथम युद्ध के समय लड़ा गया था। कब? 1748 ईस्वी में, ठीक है। और किसे छीनने के लिए लड़ा गया था? तो ये मद्रास को छीनने के लिए लड़ा गया था, ठीक है। फिर उसके बाद है द्वितीय युद्ध में अंबोर का युद्ध, ठीक है। अंबोर का युद्ध, अंबोर के युद्ध में दो लोगों ने भाग लिया, फ्रेंच यानी कि फ्रांसीसी ने और अंग्रेज़ों ने इस युद्ध में भाग लिया, ठीक है। फिर उसके बाद है तृतीय युद्ध। तृतीय युद्ध यानी कि वांडीवास का युद्ध, वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी, यानी कि सबसे मेन इम्पोर्टेंट वांडीवास का युद्ध है। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, क्योंकि वांडीवास के युद्ध में फ्रांस और अंग्रेज़ आमने सामने होकर युद्ध लड़े थे। इसके पहले क्या था? इसके पहले था कि कभी कर्नाटक आ जाता था, कभी अंग्रेज आ जाते थे, यानी कि किसी न किसी के अकॉर्डिंग युद्ध लड़े गए, तो कभी आमने सामने नहीं आए। लेकिन इसमें वांडीवास के युद्ध में क्या हुआ? तो ये दोनों खुद ही मतलब कि स्वयं युद्ध लड़े, सिर्फ दो ही लोग थे, फ्रांस और। तो ये रहे वांडीवास के युद्ध। वांडीवास का युद्ध में फ्रांसीसी का पतन हो जाता है, ठीक है। फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। वांडीवास के युद्ध से वांडीवास के पतन से फ्रांसीसी भारत से चले जाते हैं 1954 में, ठीक है। 1954 में जाते हैं, लेकिन 1954 के पहले ही इनका मतलब भारत में पतन मतलब कि शक्ति समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो वांडीवास के युद्ध से ही फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है, जिससे इनकी धीरे धीरे शक्ति समाप्त हो जाती है और 1954 में ये भारत से चले जाते हैं। तो उसके बाद अंग्रेज़ों का शासन चलता है। अंग्रेज़ की ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि काफ़ी समय तक भारत में राज करती है, और इस तरह से अंग्रेज़ों की कंपनी ही सबसे अधिक समय तक भारत में रहती है, ठीक है। तो हमने जाना पार्ट 1 में और यूरोपियों का आगमन, पार्ट 1 में हमने जाना पुर्तगाली और डच के बारे में। सेकेंड में जाना अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के बारे में, किस तरह से उन दोनों ने अपने भारत में स्थिति को मजबूत किया। उसके बाद दोनों स्थिति मजबूत करने के दौरान ही दोनों में संघर्ष होता है, जिससे युद्ध छिड़ता है। युद्ध जिससे कर्नाटक युद्ध को हमने जाना चार्ट के अकॉर्डिंग, कौन कौन से कर्नाटक युद्ध में जो भी पार्ट थे, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो ये चैप्टर होता है कंप्लीट। फिर इसके बाद हम जानेंगे करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ।